हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। करीब 2.5 घंटे पहले दुनिया के 5 पावरफुल मुल्कों के मुखिया हॉटलाइन से जुड़े। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के लीडर तालिबान पर बात कर रहे हैं। इस बातचीत की शुरुआत आज कैसे हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे भी बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। यह 13वां ब्रिक्स समिट है, लेकिन 13 साल में सबसे अलग है। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, यहां के अंदर की खबर आपको देते हैं। अमेरिका को जरूरत पड़ रही है मदद की, तो CIA चीफ कहां आ रहे हैं? नई दिल्ली। ब्रिटेन को हेल्प चाहिए, तो वहां की खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ कहां जा रहे हैं? अजीत डोवल के पास। पुतिन ने अपना टॉप एजेंट कहां भेजा? मोदी के पास। ब्रिक्स समिट में क्या हो रहा है? तालिबान पर क्या बात हो रही है? और डोवल के साथ बंद कमरे में क्या बातचीत चल रही है? इसकी कुछ डिटेल्स हमने जमा की हैं। देखिए यह बहुत स्पेशल रिपोर्ट। आज मोदी ने लाइन खींच दी है। नेक्स्ट फ्यू डेज को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। गौर से देख लीजिए इस फ्रेम को। मोदी भी हैं, पुतिन भी हैं, जिनपिंग भी हैं, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी हैं। फ्रेम में दिख रहा एक एक चेहरा काफी सीरियस था। डिबेट का टॉपिक ही इतना सीरियस था। इस बार के ब्रिक्स समिट में अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान और आतंकवाद का एजेंडा छाया रहा। आज की इस बैठक के लिए हमारे पास विस्तृत एजेंडा है। बैठक का एजेंडा आप सभी के पास भी है। यदि आप सभी की सहमति हो तो हम इस एजेंडा को अपना सकते हैं। एजेंडा को स्वीकार किया जाता है। योर एक्सेलेंसी, नरेंद्र मोदी चेयरमैन की कुर्सी पर थे। स्पीच के दौरान मोदी ने जो जो कहा, पुतिन ने सब नोट किया। 10 महीनों में पहली बार मोदी के सामने वाली स्क्रीन पर जिनपिंग भी थे और उन्हें भी मोदी ने करंट सिचुएशन की गंभीरता समझा दी। कैमरे पर मोदी ने बातें तो बहुत सारी कही, लेकिन सबसे बड़ा इशारा आतंकवाद की तरफ था और मेन फोकस अफगानिस्तान पर था। मोदी ने नाम नहीं लिया, लेकिन 10 सेकंड में सब समझा दिया। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। हम महत्वपूर्ण वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। न सिर्फ हमारे मोदी ने ओपनिंग रिमार्क्स दी और क्लोजिंग रिमार्क्स में पुतिन ने सीधे सीधे अफगानिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान की तरफ इशारा किया और कहा कि चाहे जो हो जाए, अफगानिस्तान अपने पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए, आतंकवाद का गढ़ नहीं बनना चाहिए। Distinguished Prime Minister Modi, such close BRICS member states partnership is in demand since the situation across the world remains quite turbulent. Moreover, the situation around the globe is not becoming less tense. The global security has faced serious challenges. It is for good reason that our countries have paid special attention to this issue. Meanwhile, we are all interested in Afghanistan's ceasing to be a threat to the neighbors, so that the Afghan territory would be a source of drug trafficking and terrorism. We are interested in stopping migration flows. Very much. पुतिन ने कहा कि मोदी के साथ वो सब देख रहे हैं। शुरुआत मोदी ने की, काउंटर टेररिज्म की बात की, क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा का इशारा दिया। फिर पुतिन ने अफगानिस्तान का नाम लिया और पाकिस्तान में मानो भूचाल आ गया। इस्लामाबाद में खूब कमेंट्री हुई है। इस वक्त वहां जबरदस्त पैनिक है और मोदी के अलावा इस पैनिक की एक वजह ये तिकड़ी है, यानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम जोसेफ बर्न्स और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पूरी डिटेल थोड़ी देर में देंगे, पहले कुछ रिएक्शंस देखिए। CIA के जो चीफ हैं वो इंडिया का दौरा कर रहे हैं, दिल्ली में मौजूद हैं और उनकी वहाँ पे मुलाकातें चल रही हैं। CIA के सरबराह पहुँचे हुए हैं और कौमी सलामती के अजीत डोवल से मुलाकात की है, दीगर हुकाम से मुलाकात की।
अब 1 पॉइंट एजेंडा है अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल, और अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल में अमेरिका और इंडिया दोनों फारिग हैं। तो कैसे ज़रा एंट्री मारी जाए? एक जानिब भारत के अंदर CIA और मोसाद, अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियों के चीफ जो हैं वो भारत के अंदर मौजूद हैं, तो दूसरी जानिब वहां पर बाकायदा तौर पर रूस के साथ मुलाकातें जो हैं वो भी इस वक्त जारी हो सारी हैं। तालिबान और पाकिस्तान का तोड़ अजित डोवल के पास ही है, और अब यह बात पूरी दुनिया भी अच्छी तरह से समझने लगी है। रूसी NSA निकोले पेत्रुशेव 2 दिन के भारत दौरे पर आए, कल ही डोवल से मिले हैं। ब्रिक्स समिट से एक दिन पहले डोवल ने रूस के NSA को डिटेल में बताया, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के रक्त चरित्र का रिपोर्ट कार्ड दिखाया, और आज रूस के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे अफगानिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान की टेरर टैक्टिक्स को एक्सपोज कर दिया। खुद पाकिस्तान इसका रोना रो रहा है। रूस के इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो पहुंचे हुए हैं इंडिया, और वहाँ पे उनकी मुलाकात में चल रही है, यानी कि वहाँ पे बातचीत होनी है। आज भी जो रशियन एम्बेसडर है उससे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिलवाई है इंडिया में कि भाई रशिया को भी खतरा है अफगानिस्तान से, और कश्मीर में भी खतरा है। ठीक है, आज की स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बताई गई है और वो दिखाई गई है जी, वो खतरा है। पाकिस्तान ने जब से ये सुर्खियां पढ़ी हैं, जब से ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ और रूस के NSA के भारत दौरे की डिटेल इमरान और बाजवा को मिली है, तब से ही पाकिस्तान में पैनिक बटन दब गया है। पहले सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए। रूस के NSA से मिलने से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ अजित डोवल से मिले। इस मीटिंग में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और अफगानिस्तान पर डिटेल में डिस्कशन हुई। रूस के NSA और CIA के चीफ के भारत दौरे से पहले MI6 के मुखिया रिचर्ड मूर भारत आए थे। अब इससे कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि दुनिया के 3 मुल्कों के टॉप स्पाई की दिल्ली विजिट के मायने क्या हैं, और ये तीनों देश भारत से क्या चाहते हैं। एक लाइन में कहें तो अब भारत तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक रणनीति का केंद्र बनता नजर आ रहा है, और इसका असर पाकिस्तान में साफ दिख रहा है। एक जानिब इंडिया जो है उसने बाकायदा तौर पर रशियन काउंटर पार्ट से मुलाकात शुरू कर दी है। पिछले हफ्ते इंडिया के अंदर बरतानवी जो खुफिया एजेंसी है MI6 उसका सरबराह आया था। अब जो इत्तलात सामने आई हैं वो ये हैं कि एज पर रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम दिल्ली से जो रिपोर्टें आ रही हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान के इस पूरी के पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान और तालिबान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बिकॉज CIA यानी कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी एंड मोसाद इसराइल की खुफिया एजेंसी जो है उनके चीफ्स इस वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, हैविंग अ हाई लेवल मीटिंग on the same table with India's national security advisor and RAW। इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर और रॉ के साथ इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं। अब पाकिस्तान से ही आई आज की एक और तस्वीर देखिए। एक कुर्सी पर CIA के चीफ विलियम जोसेफ वॉन्स है, और दूसरी कुर्सी पर पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा। फ्रेम में ISI का चीफ फैज हामिद नहीं दिख रहा है, लेकिन मीटिंग में वो भी मौजूद था। पाकिस्तान इन तस्वीरों को कर्टेसी मीट का तमगा दे रहा है। पाकिस्तानी सेना अपने फायदे के मुताबिक इस पर हेडलाइन चिपका सकती है, लेकिन अंदर की खबर तो यह है कि CIA के चीफ ने बाजवा की क्लास लगाई है, फैज हामिद को आईना दिखाया है, और ये खुद पाकिस्तानी मान रहे हैं। और ये पूरे का पूरा मंजरनामा, ये पूरे का पूरा सिनेरियो जो है ये एक बड़ी खौफनाक तब्दीली जो है उसकी जानिब बड़े वाज़े इशारे दे रहा है, और इंडिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त कोई बहुत ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस भी बढ़ने वाले हैं, और किस तरह से भारत 2 तरफा जंग जो है वो पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए अफगानिस्तान को लेकर इस वक्त तैयार हो चुका है। एक जानिब वेस्टर्न ताकतें और दूसरी जानिब वेस्टर्न ताकतों के सबसे बड़े दुश्मन ईरान और रशिया जैसे मुमालिक जो हैं, भारत उन्हें भी अपने हाथ में करना चाहता है और आलमी ताकतों को भी अपने हाथ में करना चाहता है, और दोनों का मकसद एक ही होगा कि तालिबान की हुकूमत को कमजोर किया जाए और खित्ते के अंदर जो इक्वेशन है उसे किसी भी तरह से डिस्टर्ब किया जाए। और इस वक्त जो ताकत की इक्वेशन है जो कि बैलेंस हो रही थी उसके अंदर अब बहुत ज्यादा मामलात जो हैं वो खराब होने वाले हैं। अमेरिका को पता है तालिबान को पाकिस्तान का फुल सपोर्ट है। तालिबान ने कुछ घंटे पहले ही अमेरिका को धमकी दी है, कैबिनेट में शामिल आतंकवादियों को आतंकी ना कहने की चेतावनी दी है, और इसी के कुछ घंटों के बाद CIA के चीफ सीधे इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। बाजवा को पर्दे के पीछे खूब खरी खोटी सुनाते हैं।
जैसे ही वो वज़ीर-ए-आज़म बने भारत के, तो वो डार्लिंग बन गए, अमेरिका की डार्लिंग, और सारे का सारा वजन पाकिस्तान को छोड़कर उन्होंने उनके पीछे डाल दिया। डी-डे वाले दिन नरेंद्र मोदी सुबह से काफी एक्टिव थे। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री आवास पर पहली हाई लेवल मीटिंग हुई। एक तरफ मोदी थे, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा थे। यह मीटिंग करीब 1 घंटे चली। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के वर्तमान पर बात हुई, मगर फोकस भविष्य के रोड मैप पर था। आज की सेकंड हाई लेवल मीटिंग नॉर्थ ब्लॉक में हुई। यहां भी मुद्दा जम्मू कश्मीर का ही था। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह बैठे थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, रॉ और इंटेलिजेंस विभाग के ऑफिसर्स बैठे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद रहे। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह, सुरक्षा एजेंसियों के बड़े ऑफिसर्स और मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। अब आप सोचेंगे कि दिल्ली में जम्मू कश्मीर को लेकर हलचल इतनी तेज क्यों थी? लेफ्टिनेंट जनरल का पहले मोदी से मिलना और फिर गृह मंत्री के साथ हाई लेवल मीटिंग करना किस बात की तरफ संकेत दे रहा है? इसका सीधा सा जवाब अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसमें तालिबान वाला एंगल भी है और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की न्यू टेरर टैक्टिक भी एक बड़ी वजह है। इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान से आए कुछ रिएक्शंस देखने चाहिए। तालिबान की हुकूमत की मजबूती जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अच्छा शगुन है। पाकिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, तालिबान भी मुसलमान है, कश्मीर के हवाले से भी दर्द रखते हैं अपने दिल में। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उस पर भी वो अपने दिल में दर्द रखते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान आ जाएंगे तो तालिबान की सबसे जो पहला टारगेट, मतलब अव्वलीन टारगेट्स में जो टारगेट्स होंगे उनमें से पहला टारगेट होगा कश्मीर। वो चुप करके यहां पे अफगानिस्तान तक नहीं बैठेंगे, वो यहां पे रूल नहीं करेंगे, वो कश्मीर की तरफ जाएंगे। नई दिल्ली में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के टॉप ऑफिशियल्स के विजिट की यह भी एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान के बाद कश्मीर पर तालिबान की बुरी नजर है। तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर सकता है और यह दावा खुद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले बैरिस्टर हामिद ने किया है। सुन लीजिए। आज़ाद कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें एक मेंबर जो मजहबी सीट पे वो जो होती है उलमाए कराम और टेक्नोक्रेट्स की, उस पे जो नॉमिनेट हुआ है वो तालिबान के साथ काम कर चुका है और वो नॉन एसोसिएट है तालिबान का उस जमाने से लेके। अभी जो तालिबान ने जेलें खोली हैं उससे जो लोग भाग के आए हैं वो आज़ाद कश्मीर में, उनमें से कुछ का इस्तकबाल हुआ है, बड़े पैमाने पे नारेबाजी हुई, जुलूस निकले हैं वगैरह वगैरह। तो ये क्या है कि अब वो लोग तो तायब नहीं हुए हैं ना कि हमारे चूंकि अफगानिस्तान में तालिबान आ गए तो अब हम अपनी कार्रवाइयाँ छोड़ देंगे। जाहिर है वो लोग कनेक्टेड हैं तालिबान के साथ और उनकी इस तरह की मदद जो है वो डेफिनेटली जारी रहेगी। ये मैं आपको बता दूं, स्टेट्स ये काम करती हैं कि उसकी आंखों के नीचे, जैसे आपने पाकिस्तान में देखा कि मिलिटेंट जो है अपने आप को ट्रेन कर रहे थे, फैसिलिटेट कर रहे थे, चंदे इकट्ठे कर रहे थे। ये जो हाफिज सईद वगैरह हैं या मौलाना महसूद अजहर हैं या इस तरह के लोग, ये टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान की इसी साजिश से निपटने के लिए आज 2 हाई लेवल मीटिंग हुई। पहले पीएम मोदी के साथ और फिर होम मिनिस्ट्री में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल और टॉप ऑफिशियल्स के साथ। तालिबान के टेक ओवर के बाद नॉर्थ ब्लॉक में हुई यह पहली हाई लेवल मीटिंग थी और यकीन मानिए मीटिंग में आगे का पूरा प्लान रेडी कर लिया गया है। यूपी की सियासत में बड़ी हलचल है और हलचल इतनी ज्यादा है कि प्रियंका गांधी एक तरफ लखनऊ पहुंची तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी बाराबंकी से लखनऊ पहुंच गए। अगस्त के महीने में जहां हिंदू वोट की लड़ाई चल रही थी तो सितंबर में गेम बदल गया है। अब मुस्लिम वोट की जंग शुरू हो गई है और ओवैसी इसमें लीड रोल में आ गए। पिछले 70 घंटों में ओवैसी ने 4 विधानसभा रैलियां की, बहुत बड़ी नेटवर्किंग की। सवाल है कि क्या यूपी का चुनाव पिछले 3-4 दिनों में ही बदल गया है? आपको इन तमाम सवालों के जवाब हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मिलेंगे। हम बराबरी चाहते, हम हिस्सा चाहते, हिस्सेदारी चाहते। अगर 11% मुख्यमंत्री बना सकते तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 एमएलए मनीष के नहीं कामयाब कर सकते? ओवैसी मुसलमानों से कह रहे हैं कि यूपी में वो 19% हैं और यादव 11%।
ऐसे में समाजवादी पार्टी की सरकार में 19% वाला मंत्री क्यों बनता है और 11% वाला चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाता है? सुल्तानपुर में ओवैसी ने लीडरशिप का जो ख्वाब मुसलमानों को दिखाया, बाराबंकी में भी वही दोहराया। तुम कब तक नारे मारोगे धगे ऐसा नेता होगा? अरे तुम बनो, तुम काबिल बनो, तुम कौम के सिर पे सालार बनो। हम तुम्हारे पीछे कराएंगे, तुम अपने वास्ते हर चीज करेंगे। मैं पैगाम दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को, अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मजलिस के मेले को कामयाब नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी का सिंगल पॉइंट एजेंडा है, मुसलमानों का वोट लो तो मुसलमानों को कुर्सी भी दो। ओवैसी के भाषण गौर से सुनेंगे तो उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी मिलेगी, अखिलेश यादव मिलेंगे। अखिलेश यादव को टारगेट पर रखने का सीधा मतलब है, यानी कि ओवैसी के टारगेट पर मुस्लिम वोट हैं जो अभी तक समाजवादी पार्टी में जाते रहे हैं। ओवैसी यहीं पर सबसे बड़ी सेंध लगाना चाहते हैं। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, भारत की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। उस वक्त तो इनकी जबान बंद थी, गूंगे बने हुए थे। उस वक्त उनको उस मस्जिद याद नहीं आई जो आज मुजफ्फरनगर वीरान हो चुकी है। ओवैसी जानते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट उन सीट्स पर हाई रहेगा जहां मुस्लिम वोट ज्यादा है। यही वजह है कि इस बार उनका प्लान यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीट पर उम्मीदवार उतारने का है। अब तक ओवैसी अयोध्या जा चुके हैं, ओवैसी रुदौली गए, ओवैसी सुल्तानपुर गए और अब ओवैसी ने बाराबंकी में रैली की है। असदुद्दीन ओवैसी इस समय पहुंच चुके हैं और जो दीवानगी है असदुद्दीन ओवैसी के लिए आप देख सकते हैं कि लोग फिलहाल उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, उनको सुनने के लिए जा रहे हैं। हजारों की, सैकड़ों की समर्थकों की हुजूम है यहाँ पर और यहाँ पर नारे लग रहे हैं कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। असदुद्दीन ओवैसी के पहुंचने के बाद जो माहौल है यहाँ का वो पूरी तरीके से बदल चुका है और लोग चाह रहे हैं कि वो अपने नेता को एक बार देखें, उनकी बातें सुने और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ओवैसी के पहुंचने के बाद यहां का माहौल बेहद गर्म हो चुका है। 3 दिनों में अवध रीजन की 4 सीटों पर ओवैसी धुआंधार बोले। बाराबंकी की रैली में ओवैसी के लफ्जों में क्या आग थी, एक बार फिर देखिए। आपने देखा कि पार्लियामेंट में CAA का कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एहतजाज हुआ तो 22 मुस्लिम नौजवानों को गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। लखनऊ से लेकर रामपुर से लेकर हर जगह पर 22 लोगों की जानें चले गई पुलिस फायरिंग में और उनको गोली लगती है पैर पर नहीं, सीने पर और सर पर गोली लगती है। कानून बना तो उसका इस्तेमाल यादव पर नहीं होता, उसका इस्तेमाल दलित पर होता है, आदिवासी पर होता है, मुसलमान पर होता है और उन दानिशवरों पर होता है जो हुकूमत के खिलाफ होते हैं। ये लोग जेल को नहीं जाते, जेल को जाना हमारा मुकद्दर बन चुका है। ओवैसी मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा उठा रहे हैं, ओवैसी CAA का मुद्दा उठा रहे हैं, ओवैसी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर सवाल उठा रहे हैं। हमको तो उम्मीद है ओवैसी साहब के आने में, अगर वोट देने की बारी आएगी तो आप लोगों का वोट जाएगा उस तरफ? बिल्कुल। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मतलब जो हिस्सेदारी की बात की है, समाजवादी पार्टी में नहीं मिलता है वो चीज़। और हर पार्टी का एक नेता अपना है, दलित का नेता है, समाजवादी का नेता है, हर चीज़ का नेता है और मुस्लिम का नेता नहीं है। इसलिए जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नेता बनाने आए हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि वो दलित से भी बदतर हालत इस समय मुसलमान की है। आप वोट लेना तो सपा और बसपा कांग्रेस को 70 सालों से मुसलमान वोट देता चला आ रहा है, लेकिन मुसलमानों को मिला क्या? चंद मुसलमान अपना झोला भर के चले जाते हैं, पूरी कौम आज भी रिक्शा और मजदूरी कर रही है। बाकी लोग सेकुलर नाम पे वोट ले लेते हैं, लेकिन कभी हक नहीं दिया किसी पार्टी ने। बहुत ज्यादा हुआ, 1-2 मंत्रालय दे दिया, लेकिन आप जमीनी स्तर पे देखिए कोई मुसलमान का कोई भरा नहीं हुआ। ओवैसी की रैलियों में इलाका बदल जाता है, टॉपिक बदल जाता है, लेकिन नहीं बदलता है तो ओवैसी का एजेंडा। वो बार बार मुसलमानों को ये याद दिलाते हैं कि जितना मुसलमानों का वोट है, सत्ता में उनकी हिस्सेदारी आखिर उतनी क्यों नहीं है। बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज़ मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज़ सुनते हुए?
क्यों नहीं बोलते मुसलमान? क्यों नहीं बोलते मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेते? क्या भारत के 14% आबादी भारत के अव्वल दर्जे की शहरी नहीं है कि तुम अपनी जबान पर हमारा नाम लेने से कतराते हो? तुम क्यों डरते हो? क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हो? ये सवाल मेरा बीजेपी से भी है, सपा से भी है, बीएसपी से भी है। आज ये माहौल बनाकर रख दिया गया कि ये बड़े बड़े लोग जो वोट को चाहते हैं मगर नाम लेना पसंद नहीं करते मुसलमानों का। यूपी में 2017 में ओवैसी ने 38 उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 37 की जमानत जब्त हो गई। अब सवाल ये है कि 100 सीट पर उम्मीदवार उतार के ओवैसी क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके लिए उम्मीदवार का सिलेक्शन और चॉइस को समझना होगा। शुरुआत में ओवैसी की चुनी गई सीटों को बहुत गौर से देखिए, इनकी करीबी समझिए। रुदौली बड़ा कस्बा, लेकिन 27% मुस्लिम वोट, बाराबंकी 26%, अयोध्या जिले में मुस्लिम वोट 15%, जबकि सुल्तानपुर में 17%। यहां ओवैसी की नेटवर्किंग देखिए, उनकी स्ट्रेटेजी को समझिए। सुल्तानपुर में ओवैसी के मंच पर बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी भी आई और बेटा भी। ओवैसी यूपी में बाहुबल वाली पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं और इसके लिए मुस्लिम नाम की आड़ भी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी अपना एजेंडा खुलेआम चला रहे हैं। वो मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि आखिर वो मुसलमानों को किस तरीके से नेता बनाना चाहते हैं। वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी के नेता हैं, यादव नेता हैं, ब्राह्मण नेता हैं, राजपूत नेता हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का नेता क्यों नहीं है। सबसे अच्छी ऐसी बात साहब की ये बात लगी कि हिस्सेदारी चाहिए और हिस्सेदारी के लिए इंशाल्लाह वो लड़ेंगे और उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी भी। प्रदेश में सबकी लीडरशिप है, खाली हम मुसलमानों की लीडरशिप नहीं है। मुसलमान हमेशा इस्तेमाल होता है। ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन सब ने हमारा इस्तेमाल किया। ये 4.5 साल सोए रहते हैं, 4.5 साल बाद उठ के चले आते हैं कि चलो मुसलमान मजदूर है, इनका मजदूरी करें इनके साथ, और उसके बाद ये फिर गायब हो जाएंगे। अपनी बिरादरी, अपने लोगों को नौकरियां, अपने लोगों को कारोबार में लाने के बाद। और हम तो, हमारा जो वोटर है बेस मुसलमान, वो रिक्शा बेचारा चला रहा है, रेहड़ी लगा रहा है। सेकुलर पार्टी यहाँ पर है, वो केवल मुसलमान का वोट लेना जानती हैं, उनको उनसे ना मिलना चाहती हैं, ना उनके मकसद, उनके मसाइल को जानना चाहती हैं। ओवैसी की पार्टी को वोट काटने वाली पार्टी भी कहा जाता है, लेकिन इस बार ओवैसी ने जितना जोर लगाया है उसे देखने भीड़ जुटी है। लोग ओवैसी के यूपी फॉर्मूले को समझना चाहते हैं। जिस तरीके से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से एक माहौल बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों का खाली इस्तेमाल किया गया, आप लोग को क्या लगता है? बिल्कुल ओवैसी साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी तक मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा था, ओवैसी साहब आए हैं, मुसलमानों में एक उम्मीद है। हम ये मुसलमानों से कहना चाहेंगे, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, बिखरे हुए दियों को संभाला जाए। यहाँ आ रहे हैं लेकिन मुझे कोई खास असर नहीं दिख रहा है और उनके आने से कोई खास पब्लिक में असर नहीं आएगा, क्योंकि लोग यहाँ शुरू से समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं। अखिलेश आते हैं, अपने कौम के लिए बात करते हैं, हम लोगों की बात ही नहीं करते। अक्सर यही बातें होती हैं कि अवैसी आए, अवैसी वोट काटने के लिए आए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग 22% हैं, हमको गठबंधन में लेना चाहिए ना, अवैसी खुद गठबंधन करना चाहिए। यूपी में 19% मुस्लिम हैं और 11% यादव हैं। इस 30% वोट के गठजोड़ के साथ और वोट मिल जाए तो सरकार बनाना आसान हो जाता है। चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बीएसपी हो, या फिर ये पुरानी कांग्रेस पार्टी हो, इनकी जबानों पर ताला लग चुका है। कुछ नहीं कहते। CAA का कानून आया तो आवाज नहीं उठाए। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया पार्लियामेंट में, कौन खोलकर बताया कि ट्रिपल तलाक का कानून जो नरेंद्र मोदी बना रहे हैं वो भारत के संविधान के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी बड़ा दावा किए कि मैं मुस्लिम महिलाएं मेरी बहनें हैं, मैं अपनी बहनों को इंसाफ दिलाना चाह रहा हूं। किसके पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि भारत में यकीनन महिलाओं से नाइंसाफी होती है, मगर नाइंसाफी उन लोगों से भी होती है जो शादी कर अपनी बीवी को छोड़ देते और अपने घर में नहीं रहते। ओवैसी उत्तर प्रदेश की रैलियों में जातियों का नाम लेकर के पूछ रहे हैं कि उन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है या फिर नहीं।
वो ब्राह्मण की बात करते हैं, ठाकुर की बात करते हैं, राजपूत के अलावा ब्राह्मण के साथ साथ ओबीसी जातियों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। लेकिन उनकी सभाओं में एक चीज बिल्कुल खास है कि उनकी पूरी पॉलिटिक्स मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द घूमती ही नजर आ रही है। अब इलेक्शन आ गया तो सब बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। अरे आवाज तो उठाओ, बात तो करो, मगर लफ्ज मुसलमान का नाम लेना नहीं चाहते। पूछिए कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? हम एक आजाद कौम है भारत में, हुक्मरान कोई भी हो, योगी हो, मोदी हो या किसी का हो, मगर वो हुक्मरान है, वो बादशाह नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, वो चीफ मिनिस्टर है, हम किसी के गुलाम नहीं। ओवैसी की पॉलिटिक्स की स्ट्रैटेजी को अगर समझें तो क्लियर हो जाता है कि ओवैसी बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी अपनी स्ट्रैटेजी रखना चाहते हैं। दरअसल बिहार चुनाव में AIMIM 20 सीटों पर लड़ी थी और उसे 5 सीट जीतने में कामयाबी भी मिली थी। उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको मुंबई की ऐसी डरावनी तस्वीर दिखाएंगे जिससे आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसे भला कैसे चलेगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।